हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैंने पिछले चैप्टर में आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। अब मैं आज आपको उसके कुछ सम्स कराऊंगा और इसी के साथ अब मैं सी सेट के जो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं मैं उसके बारे में आपको कराऊंगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ, इसके लिए मैं आपको सी सेट में भी आपकी हेल्प करूंगा। और आज से लेकर आने वाले समय में मैं आपको 3 महीने तक सी सेट की प्रैक्टिस कराऊंगा। रोज आपको 3-4 कॉम्प्रिहेंशन रोज सिखाऊंगा। तो गाइस, पहला कॉम्प्रिहेंशन, हमें पहले इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हम पहले इसको रीड करेंगे अच्छे से 1 बार 2 बार, फिर उसके बाद इसके हम कुछ प्रश्न देखेंगे, फिर हम उनके आधारों पर ये सी सेट के वो करेंगे। और गाइस, एक मेन बात ये है कि जो ये पुस्तक है, ये इसमें जितने भी कॉम्प्रिहेंशन है वो सारे विगत या दिए हुए वर्षों में आए हुए हैं। तो मैं आपको जो यूपीएससी हमसे पूछता है मैं वही आपको कराऊंगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। और इनकी जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं है। सी सेट का कॉम्प्रिहेंशन का, रीजनिंग में क्या करना है, मैथ्स में कितने करने हैं और जीएस वगैरह में क्या क्या करना है गाइस। तो चलिए मैं आपको आज पहला कॉम्प्रिहेंशन बताता हूँ कि हमें कैसे करना है। हमें पहले आराम से रीड आउट करना है और धीरे धीरे हम इसकी तुम्हारी में हैबिट ऐसी इंक्रीज करा दूंगा कि आप सी सेट अच्छे से कर लोगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, यह तकलीफ भरा प्रश्न है कि क्या यह अधिकार केवल कागज तक सीमित रहेगा अथवा वास्तविकता का रूप ले सकेगा। यह याद दिलाने की शायद ही जरूरत है कि यह अधिकार संविधान में प्रतिष्ठापित अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि इसका लाभार्थी कोई 6 वर्षीय बच्चा बच्ची न तो इसकी मांग कर सकता है न सकती है, ना ही इस अधिकार से वंचित होने अथवा इसका उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। सभी मामलों में वह वयस्क समाज ही है जिसे बच्चों की ओर से कार्रवाई करनी होगी। दूसरी विलक्षण बात यह है कि जब किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तब बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा न तो पर्याप्त न ही प्रासंगिक हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि बाल्यावस्था बनी नहीं रहती। यदि किसी बच्चे की ओर से लड़ी गई कानूनी लड़ाई अंततः जीत भी ली जाती है, तब भी यह उस बालक या बालिका के लिए किसी काम की नहीं होती, क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय का जो अवसर खो चुका होता है वह जीवन में बाद के वर्षों में उसी प्रयोजन के लिए काम नहीं आ सकता। यह दुखद रूप से बालिकाओं के लिए संभाव्यतः अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा उन्हें यदि मिलती भी है तो अल्प बाल्यावस्था ही मिलती है। भारतीय इतिहास में शिक्षा के अधिकार ने उस क्षण में विधि का रूप धारण किया है जिस समय मादा शिशु हत्या की दारुण प्रथा भ्रूण हत्या के रूप में पुनः उभर कर आई है। यह समाज में गहनतर विक्षोभ का सूचक है जो बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली परंपरागत बाधाओं के साथ मिलकर उसे और बढ़ा रहा है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दूराग्रही पूर्वाग्रह हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है तथा शिक्षा प्रणाली इसे दूर कर पाने में असमर्थ रही है। तो गाइज, ये
टॉप जो परिच्छेद दिया है या कॉम्प्रिहेंशन दिया है, हमें 2 चीजों पे दिया गया है। एक तो बच्चों की शिक्षा के अधिकार के रूप में, और दूसरा बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाओं या जो भी बालिकाओं से संबंधित चीजें उसके बारे में। तो गाइस ये मुझे पहली बार में क्यों समझ में आ गया कि मैंने ऐसे कई कॉम्प्रिहेंशन किए हैं और लगातार मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, तो मुझे ये एक बार में समझ में आ गया गाइस। और मैंने आपके लिए, और जैसे आप भी पढ़ोगे और आपको भी समझ में आएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्नों को कैसे हल करना है, कैसे नहीं। जैसे परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, वयस्क समाज उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसा कुछ परिच्छेद में दिया है? नहीं दिया है। देश में शिक्षा का अधिकार विधि के रूप में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे शिक्षा का जो अधिकार है देश विधि के रूप में, कानून के रूप में प्रवर्तित नहीं किया जाएगा, पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये राइट देता है। जैसे मतलब ये तो मैं एक आपको मेरी जो नॉलेज है एज ए एस्पिरेंट, तो मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे शिक्षा का अधिकार हमें दिया है, आर्टिकल्स हैं, तो हमें वो शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। 2005 में जो एक्ट पारित हुआ था तो उसमें दिया गया था कि इसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी होता रहेगा और करते भी रहेंगे। तो न तो हमें इस पैराग्राफ में शिक्षा के अधिकार पे खाली अफसर जो खोते हैं उनके बारे में बताया गया है, न तो ऐसा कि कई लाइन में दिए कि वयस्क समाज उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करता या ना परिवर्तन करता। तो इसका आंसर होगा डी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2, परिच्छेद के अनुसार बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं क्या क्या हैं? परंपरागत बाधाएं क्या क्या हैं? तो गाइस इसमें बाधाएं कई तरह की दी गई हैं। जैसे भ्रूण हत्या होती है, अल्प अवस्था ही मिलती है, और बौद्धिक शिक्षा के विरुद्ध इसको माना जाता है लड़कियों के, और ऐसे क्या। तो इसमें क्या किया है, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता। ऐसा तो गाइस कहीं नहीं दिया है, ऐसा तो पूरे पैराग्राफ में आप एक बार रीड आउट कर लेना, और मैं इसका फोटो भी आपको अपने चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो ऐसा तो कहीं नहीं दिया गया है। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाएगा। एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो ये 3 एलिमिनेट हो गए, और डी। अब कॉम्प्रिहेंस तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। ऐसा इसमें दिया है। सर्व शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाना आवश्यक है। सर्व शिक्षा के लक्ष्य, सर्व शिक्षा अभियान जो है उसके बारे में तो हमें कहीं नहीं दिया है। शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं, ऐसा भी हमें कहीं नहीं बताया गया है। तो इसका भी न तो 1 न तो 2, डी। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के मूल संदेश को, मूल संदेश क्या होता है, जैसे उसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है, बच्चों को क्या समझाना चाह रहा है, कि उसका सार क्या है, जो सार क्या है, तो कैसे मूल संदेश को व्यक्त कर रहा है। भारत ने यह घोषणा कर दी है कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। वयस्क समाज शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वित करने हेतु इच्छुक नहीं है।
शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए। अब गाइस जैसे इसमें देखो, अब ये तो मैंने आपको ऑप्शन इसलिए सुनाए क्योंकि मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा, पढ़ाऊंगा ये, और आने वाले दिनों में मैं आपको स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा, तो इसके लिए मैंने ये चारों ऑप्शन पढ़े। अगर आपको, जैसा अभी मैंने आपको मूल संदेश को व्यक्त करता है, तो भारत ने यह घोषणा कर दी है कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य है बच्चों के लिए, तो हाँ देश का छठे बच्चों तक मांग कर सकता है, या वो है तो वो है। तो आपको पहले आंसर मिल जाता है, तो फटाक से करके 3 ऑप्शन को पढ़ो ही मत, फिर आगे चले जाओ, ऐसा है। अब ये है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के निष्कर्ष को व्यक्त करता है। ऐसे हम निष्कर्ष में क्या निकालते हैं, तो वैसे हम निष्कर्ष में बताते हैं कि उसका जो कंक्लूजन है वो किस तरफ जा रहा है। फ्यूचर ओरिएंटेड चीजें बतानी निष्कर्ष में हमें, कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। ऐसे निष्कर्ष क्या निकला है, उसका निचोड़ क्या है, पूरे पैराग्राफ का निचोड़ क्या है। ऐसे समाज बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के प्रति एक दूराग्रही पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। यहाँ पे एक मतलब समाज बालिकाओं के लिए सांस्कृतिक विविधता में कहा गया है, इसके लिए ये नहीं होगा। बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष हेतु वयस्कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये लाइन भी कहीं नहीं दी है। बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु कानूनी लड़ाई बहुधा लंबी और निषेधक होती है, ये भी नहीं दिया है। बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा को कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है, ये तो दिया है। बाल्यावस्था वाली जो लाइनें हैं कि कहाँ हैं, जो अवसर खो चुके हैं वह जीवन में उसी प्रयोजन के काम नहीं आ सकते, अधिक सत्य है ऐसे, तो इसके लिए ये सही है। अब गाइस मैं आपको दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, 2 कॉम्प्रिहेंशन आज कराऊंगा, और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे गति भी बढ़ाऊंगा। क्या गाइस आज 10 मिनट हो गए, तो मैं आज एक ही कॉम्प्रिहेंशन कराता हूँ, कल 2 करेंगे। हम धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएंगे और मैं तुम्हारे साथ चले रहूँगा। मैं तो ये 3 कर देता आज, ये इतने टाइम में 3 कॉम्प्रिहेंशन कर सकता था अपन। मैंने आपको सिखाने की जद्दोजहद में मैंने 2 कॉम्प्रिहेंशन, एक ही कॉम्प्रिहेंशन किया है और बड़ा भी था, उसमें 5 क्वेश्चन किए हमने गाइस। तो आप इसको ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की धीरे धीरे आदत डालना, और मैं आपको इनके फोटो भी अवेलेबल कराऊंगा। धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल भी बना लूँगा मैं, और आपको वहाँ पे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन भेजता रहूँगा। और अलग अलग चीज़ों के भी, जैसे अभी मैं इकोनॉमिक्स भी लेके आऊँगा, फिर उसके बाद हिस्ट्री भी लेके आऊँगा। ऐसे कई तरह के सब्जेक्ट में लेके आपको है ना आप तक पहुँचाऊँगा और आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो गाइस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, साथ में शेयर भी कर दें, क्योंकि आप लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरी जितने भी वीडियो आएंगी आने वाले समय में वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी, और आपको जल्दी से जल्दी एडवांटेज मिलेगा। आपको एडवांटेज मिलेगा तो आप परीक्षा में अच्छा कर पाओगे, ये मेरा कहने का आपसे तात्पर्य है। तो थैंक यू गाइस।